हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण करते हैं और हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण या अपचयन करते हैं। ठीक है, एल्कीन अल्काइन के ऑक्सीकरण की बात चल रही थी। अपन ने अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपन ने देखा था कि किस तरह से एस्टर भी बन सकता है, अमीन भी बन सकता है। 3-4 तरह की अपन ने अभिक्रियाएं देख ली थी, जिसमें एक अभिक्रिया तो ऐसी थी जिसमें मार्कोनिकोव नियम के साथ पुनर्विन्यास लग रहा था, वो अम्लीय उत्प्रेरक की अभिक्रिया थी। बाकी सब में मार्कोनिकोव नियम बिना पुनर्विन्यास के लग रहा था। केवल एक अभिक्रिया ऐसी थी जिसमें एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता था बिना पुनर्विन्यास के। बताओ कौन सी थी? हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण थी। आज के लेक्चर में अपन एक नई अभिक्रिया पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और बहुत आसान, बहुत लल्लू प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। कौन सी है? ओजोन अपघटन। मतलब इसमें से सवाल बनता ही बनता है, सीधे सीधे भी बन जाता है या फिर किसी दूसरी अभिक्रिया के साथ मिक्स होके भी बन सकता है। ओजोन अपघटन मतलब ओजोनीकरण के पश्चात जल अपघटन। इसको इंग्लिश में ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब आपको मैं इसमें मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन बिना मैकेनिज्म के ही आप इसके सारे सवालों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अपन शुरुआत कैसे करते हैं? वही अभिकारक। सबसे पहले तो कौन कौन से अभिकारक देंगे? एल्कीन देगी, एल्काइन देगी और बेंजीन भी देगी, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी देंगे। ठीक है, अभिकर्मक की बात करते हैं। अब इसमें दो तरह के अभिकर्मक चलते हैं, डिपेंड करेगा अपन को ओजोन अपघटन कैसे करना है। अपन को अपचायक ओजोन अपघटन करना है या फिर अपन को ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहला अपचायक ओजोन अपघटन, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मैं एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम अभिकर्मक यूज करेंगे वो क्या करेंगे? ओजोन, जिंक और वाटर। ओजोन के साथ क्या लेंगे? जिंक लेंगे और वाटर लेंगे। यहाँ पर जो जिंक होता है वो अपचायक के तौर पे काम करता है। ठीक है, अगर मैं यही ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन की बात करूं, यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें, तो इसमें हमें केवल O3 वाटर या फिर हमें O3 H2O2 देखने को भी मिल सकता है। ओजोन जल के साथ या ओजोन परऑक्साइड के साथ देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए जो अपचायक ओजोन अपघटन है वो O3 जिंक H2 हो सकता है, या फिर हमारे लिए डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ भी यहाँ पर अपचायक वाला ओजोन अपघटन हो सकता है। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अपचायक वाला ओजोन अपघटन होगा, ऑक्सीकारक है तो O3 वाटर या O3 H2O2। कोई अपचायक नहीं होगा यहाँ पे, कोई जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड नहीं होगा। डाईमिथाइल सल्फाइड, 2 Me एक सल्फर है, डाईमिथाइल सल्फाइड है। ये अभिकर्मक की बात हो गई, अभिकारक हो गए। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि उत्पाद क्या बनेगा। इधर ध्यान दें, उत्पाद की बात करें तो अपचायक ओजोन अपघटन में कौन कौन से उत्पाद बनेंगे? यदि आपने एल्कीन लिया हुआ है और उसका आप अपचायक ओजोन अपघटन कर रहे हो तो यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक बनेंगे, कार्बोनिल यौगिक बाय एल्कीन, और डाइकीटोन बाय एल्काइन। इतनी अंग्रेजी सबको आती है। ठीक है, इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन की बात करूं तो ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन में क्या होने वाला है? अगर मैंने एल्कीन का ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन किया तो मुझे क्या क्या मिलेगा? एल्कीन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल सकते हैं एवं कीटोन मिल सकते हैं।
एल्डिहाइड नहीं मिलेगा कभी भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे बेटा, कीटोन मिलेंगे। जबकि मैंने एल्काइन लिया है तो मेरे को सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे, एल्काइन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्रियाविधि की बात करूँ तो कौन सी क्रियाविधि चलती है, क्रियाविधि तो वही चलेगी जो अभी तक पढ़ते हुए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये तो पूरा का पूरा ब्यौरा हो गया कि आपके एल्कीन लेने पर क्या बनेगा और एल्काइन लेने पर क्या बनेगा। आप अपचायक ओजोन अपघटन करा रहे हो तो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन करा रहे हो तो क्या बनेगा, ठीक है ना। अपचायक और ऑक्सीकारक में आपने कौन कौन से अभिकर्मक लिए, अपचायक में आपने O3ZnH2O और Me2S के साथ लिया है, और वाटर या H2O2 के साथ लिया है तो ऑक्सीकरण ओजोन अपघटन है, ठीक है। मैं 3 तरह की यहाँ पर रिएक्शन लिखने वाला हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा ओजोन अपघटन खत्म हो जाएगा। जैसा कि अपन हर क्लास में करते हैं, पोज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पोज करके नोट डाउन करना है, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो रिएक्शंस कैसे चलेगी, सबसे पहली एल्कीन ले लेता हूँ मैं, ये मेरे लिए एक एल्कीन हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है और एक बार इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है। दोनों ही केस में आपको कुछ नहीं करना, ये जो एल्कीन है इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन को इस तरह से लिख देना। एल्कीन को काटो, इधर O लिख दो, पास में ही एल्कीन को काटा, इधर O लिख दिया। जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है R-H। मैंने आपको बोला था जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं किसी एल्कीन का तो मुझे क्या देखने को मिलते हैं, कार्बोनिल यौगिक देखने को मिलते हैं। कार्बोनिल यौगिक अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, अल्डिहाइड देखने को मिला। जबकि मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराता हूँ तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में मुझे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में मुझे देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कीटोन। तो देखते हैं, पहली बात तो देखो ये का यही बना दो जो आपने ऊपर बनाया है। अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव है तो ये फर्दर ऑक्सीकरण में जा सकता है, ये ऑक्सीडेटिव है तो ये फर्दर ऑक्सीकरण में जा सकता है और फर्दर ऑक्सीकरण में जाके क्या कर देगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या बना देगा, R-OH। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि ऑक्सीकरण यहाँ तक क्यों संभव है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पूरा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रखो, अगर रिडक्टिव दिया है तो अल्डिहाइड कीटोन तक कहानी रुक जाएगी, और अगर ऑक्सीडेटिव वाला ओजोनोलिसिस दिया है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जा सकता है। थोड़ी देर में मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा कि कैसे ऑक्सीकरण वाली चीज़ें संभव होती है। ये तो थी पहली तरह की एल्कीन। अगर मान लो मैंने एल्कीन में थोड़ा सा चेंजेस किया, पहले मैंने दोनों तरफ पाइबंद के हाइड्रोजन को रखा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे R कर दे रहा हूँ, बस एक हाइड्रोजन छोड़ दे रहा हूँ। तो इस केस में अगर मैं एक बार अपचायक ओजोनीकरण करूँ और एक बार मैं ऑक्सीकरण वाला करूँ, ओजोन अपघटन, तो देखो क्या होने वाला है। वही अपन को कुछ नहीं करना, ये काट दिया, पाइबंद को अपन को ऑक्सीजन से काटना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, R-R-, ये बन गया आपका अल्डिहाइड, ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है। अगर मैंने मान लो इसका ऑक्सीकरण वाला कराने की कोशिश करी तो यहाँ पर ये तो अल्डिहाइड है ही सही, ये कीटोन है ही सही, क्या फर्दर ऑक्सीकरण हो सकता है, तो अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण संभव है क्योंकि उसके पास कार्बन से अभी भी एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उस केस में एक और ऑक्सीकरण संभव था। लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण संभव नहीं हो पाता है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण नहीं करना। यहाँ पर मैंने यहाँ पे काट दिया, यहाँ पर कीटोन का कीटोन ही रहने वाला है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि एक उत्पाद तो मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और दूसरा उत्पाद मुझे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। बस अपने को क्या करना है, यहाँ से काट देना है ना, बस समझ में, द्विबंध को काट दिया, ऑक्सीजन रख दिया, ये डबल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। कितना सिंपल प्रोसेस है, देख पा रहे हो आप। ये तो बात हुई एल्कीन की, मैंने सभी प्रकार की एल्कीन इन दोनों एग्जांपल्स में कवर अप कर दी है। अब तीसरा एग्जांपल जो लेने वाला हूँ वो एल्काइन का लूंगा, और उस एल्काइन में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो बताता हूँ आपको। मैकेनिज्म की बात तो बिल्कुल एंड में करेंगे अपन, क्योंकि मैकेनिज्म तो हमारे लिए इसका इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जेई एडवांस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई मेंस तक के लिए तो कोई मैकेनिज्म की बात भी नहीं करता। यहाँ पर बात करूँ RC ट्रिपल बॉन्ड C R-, ठीक है। अगर मैंने इसका अपचयन ओजोन अपघटन किया और एक बार मैंने क्या किया, ऑक्सीकारक ओजोन अपघटन किया।
आपको कुछ नहीं करना, आपको वही काटना है, इधर O और इधर O। क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बन जाता है डाई कीटोन, ये डाई कीटोन बन गया। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीकरण ओजोन अपघटन ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये वाला बंध भी फर्दर टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, RCOH R-COH। एल्काइन के केस में अगर ऑक्सीकरण वाला ओजोन अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, जबकि रिडक्टिव ओजोन लिसिस कराने पर क्या मिलता है बेटा, डाईकीटोन मिलता है। समझ में आ गई बात। एल्कीन और एल्काइन के केस में अगर एल्डिहाइड बनने की संभावना है तो एल्डिहाइड ऑक्सीकरण ओजोन अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जा सकती है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण संभव नहीं है। रिडक्टिव में तो आपको कहाँ तक बना के छोड़ना है, कार्बोनिल यौगिक तक, आप चाहे एल्कीन ले लो चाहे एल्काइन ले लो, एल्डिहाइड कीटोन तक। लेकिन ऑक्सीकरण वाले में कहाँ पे ले जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ले जाना है। लेकिन अगर कीटोन बनने की संभावना है तो उसका फर्दर ऑक्सीकरण नहीं कराना जब तक मैं ना बोलूँ। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि किस तरह से ऑक्सीकरण होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा तो ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ऑक्सीजन लगने की संभावना होती है। जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी भी इस यौगिक के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो फर्दर इसका ऑक्सीकरण संभव है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। जब भी एक कार्बन पे 2 OH आते हैं, यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OH आए, एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं बेटा, अस्थायी होते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की बंध ऊर्जा C सिंगल बंध O से ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, बंध ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट को, कि C डबल बॉन्ड O की बंध ऊर्जा C सिग्मा बॉन्ड O से ज़्यादा होती है, इसलिए एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने जितने हाइड्रोजन थे मैं उतनी बार ऑक्सीकरण कर सकता हूँ अगर मुझे एक बढ़िया ऑक्सीकारक दिया जाए। एक ऑक्सीकरण से मैंने यहाँ पे OH जोड़ा, फिर दूसरे हाइड्रोजन पे भी OH जोड़ा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH आ गए तो मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर द्विबंध ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी भी इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि इसका फर्दर ऑक्सीकरण संभव है। कैसे करेंगे, यहाँ पर COO, यहाँ पर OH, यहाँ पर H आ जाएगा। फिर से देखोगे इस कार्बन पे अभी भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर कोई बढ़िया ऑक्सीकरण वाला ऑक्सीकारक दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी OH, इधर भी OH। फिर से कार्बन पे 2 OH आ गए, वही वाली बात रिपीट हो जाएगी। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, यहाँ से वाटर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया, हमारे लिए CO2 बन गया। बात समझ में आती है। और CO2 कैसा हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी कि कोई भी आइटम CO2 तक ऑक्सीकरण में जा सकता है अगर उस पे कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो। जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, यानी कि ये CO2 तक जा पा रहा था। अगर आपके पास मिथेनोइक एसिड बनता है, ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की औकात कितनी है बेटा, कि फॉर्मिक एसिड CO2 तक जा सकता है। केवल एकमात्र फॉर्मिक एसिड ही है जो CO2 तक जा सकता है। बाकी आप कोई सा भी एसिड ले लो, उसमें यहाँ कार्बन लग जाएगा, तो कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, कार्बन से कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इसलिए उसका फर्दर ऑक्सीकरण संभव नहीं हो पाएगा। केवल फॉर्मिक एसिड ही CO2 तक जा सकता है। इसके अलावा जितने भी एसिड है वो वहीं पे रुक जाएंगे ऑक्सीकरण के दौरान। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा था, इधर देखो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका फर्दर ऑक्सीकरण संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि ये हाइड्रोजन में मैंने, ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर दिया, यानी कि ये कहाँ तक जा सकता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक। अब इस कार्बन के पास फर्दर हाइड्रोजन नहीं बचे, इसका मतलब ये आगे CO2 तक नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये फॉर्मिक एसिड होता तो क्या ये CO2 तक जा सकता था क्या, बिल्कुल जा सकता था। तो ये कहानी आपको लगानी है जो मैंने अभी आपको सिखाई कि किस तरीके से हाइड्रोजन होने पर, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होने पर कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपन, CO2 तक पहुँच सकते हैं। ये ऑक्सीकरण की कहानी थी। बात समझ में आती है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, समझ में आ गया आपको किस तरह से ऑक्सीकरण संभव है। अगर कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े हैं तो अपन सारे हाइड्रोजनों को हटा के वहाँ पे OH लगा के उसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। केवल फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो CO2 तक जा सकता है, इसके अलावा कोई भी एसिड CO2 तक नहीं जा सकता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुक जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कीटोन के केस में, तो आप देखो कीटोन में दोनों तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है। बात समझ में आती है। ये जो जिंक था, ये जिंक की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इधर भी क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा साथ में। यानी कि एक ऑक्सीजन को किसने ट्रैप कर लिया, जिंक ने कर लिया है। जिंक हमारे लिए किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है भैया अपचायक की तरह काम, अपचायक क्या होता है, जो दूसरे को
जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये तो क्या है, उसने दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया। बात समझ में आती है। ये वाली बात थी कि एल्कीन और अल्काइन में क्या क्या उत्पाद देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। यही शॉर्टकट आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स में लगाना है, सिंपल सी कहानी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बात मैंने आपको लिखा दी है कि किस तरह से ऑक्सीकरण होता है, उसी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं, केवल फॉर्मिक एसिड बनता है तो वह CO2 तक जा सकता है, ऑक्सीकरण करके, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज क्या है, अपन यहाँ पर जो जिंक की बात कर रहे थे, तो जिंक क्या है हमारे लिए, जिंक अपचायक की तरह काम करता है। जिंक अपचायक है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके जिंक ऑक्साइड में बदलता है। जिंक के स्थान पर डाइमिथाइल सल्फाइड भी लिया जा सकता है, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके DMSO में बदलती है। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, ये CH3 है, ये CH3 है, ये आपका डाइमिथाइल सल्फाइड है। इसमें अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो किस में बदल जाएगा, Me यानी कि DMSO में बदल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह काम कर रहा है। अपचायक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता हो, खुद ऑक्सीकरण में चला गया और दूसरे का क्या कर देगा बेटा, अपचयन कर देगा, ठीक है। तो आप जिंक के स्थान पर डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो, और फॉर्मिक एसिड CO2 तक, अगर आपके कहीं पर भी फॉर्मिक एसिड बनता है तो उसको CO2 तक आपको लेके जा रहा है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आओ मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। बहुत बेचैनी हो रही होगी आपको कि मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि ओजोनीकरण का मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म हालांकि इतना काम का है नहीं, फिर भी बता देते हैं। सबसे पहले तो ओजोन की संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। ओजोन की संरचना कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और ओजोन की संरचना को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ये बंद मैंने किसके फेवर में तोड़ दिया, इसके फेवर में तोड़ दिया। इसके फेवर में तोड़ूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। बस अपना काम हो गया। यहाँ पर हमारी एल्कीन है, और उस एल्कीन पे क्या करना है, इस ओजोन को जोड़ देना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये एल्कीन यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लस वाले पार्ट पर क्या करेगी, आक्रमण करेगी, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पाइबंद यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लस वाले पार्ट पर आक्रमण करेगा। यहाँ कार्बोनाइन बन रहा होगा तो ये रिनाइन उस पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर एक संरचना बनेगी, और वो संरचना का नाम क्या होगा, मोल ओजोनाइड। ये जो मोल ओजोनाइड होता है ये अत्यधिक अस्थायी होता है। क्यों अत्यधिक अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, इन तीनों ऑक्सीजन के लोन पेयर में क्या लगता है बेटा, भयंकर रूप से विकर्षण लगता है। तीनों ऑक्सीजन के लोन पेयरों में क्या लगेगा, भयंकर रूप से विकर्षण लगेगा। ये कैसे हैं, हमारे लिए अत्यधिक अस्थायी होता है। रूम तापमान पर थोड़ी सी देर के लिए पलक झपकते ही गायब हो जाने वाली स्थिति होती है, थोड़ी सी देर में ही गायब हो जाएगा। और गायब कैसे होगा वो बताते हैं। ये मोल ओजोनाइड ओजोनाइड में बदल जाता है। मोल ओजोनाइड किस में बदलेगा, ओजोनाइड में बदल जाता है। वो कैसे बदलेगा, आपको बताया मैंने, कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की बंध ऊर्जा कार्बन सिग्मा बंध ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर इधर पाई बंध बनाएगा, ये वाला बंध इसके फेवर में टूटेगा, और ये वाला बंध इसके फेवर में टूटेगा। बात समझ में आती है। तो ऐसा करने से देखो संरचना क्या बनने वाली है, ध्यान से देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पर जो बनेगी डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर ऋणायन, यहाँ पर धनायन, और यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन, और ये स्थिति बन रही है अभी अपने लिए। बात समझ में आती है। अब ये स्थिति बन गई टूट टूटा के, है ना, यहाँ पर ये बंध बन गया, ये बंध इसके फेवर में टूट गया तो ये बंध टूट गया, यहाँ पे द्विबंध ऑक्सीजन बन गया, और ये सिग्मा बंध किसके फेवर में आ गया, इस ऑक्सीजन पे ऋणायन के फेवर में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है ये कार्बन के पास डेल्टा प्लस है, ये ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है, तो ये ऑक्सीजन का जो ऋणायन वाला पार्ट है ये इस डेल्टा प्लस पे आक्रमण कर देता है। जैसे ही ये डेल्टा प्लस पे आक्रमण करेगा तो बताओ अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है जैसे ही डेल्टा प्लस पे आक्रमण करेगा तो कार्बन के मैक्सिमम कितने बंध बन सकते हैं भाई, 4 बंध बन सकते हैं, तो ये पाई बंध किस पे आक्रमण कर देगा, यहाँ पर भी तो डेल्टा प्लस वाली बात है तो वो इस पे आक्रमण कर देगा। अब इस संरचना को ध्यान से देखना आप, ये कार्बन और ये इसके फेवर में टूट जाएगा भाई, कार्बन के 4 बंध होते हैं, ये ऑक्सीजन का ऋणायन ने इस डेल्टा प्लस पे आक्रमण किया, ये पाई बंध इस ऑक्सीजन के फेवर में टूटा, ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे आक्रमण किया, ये इसके फेवर में टूटा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है, तो इस तरह की संरचना बन जाएगी, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये स्थायी होती है, किससे ज्यादा स्थायी होती है, ये अत्यधिक अस्थायी होता है, ये उससे ज्यादा स्थायी होती है। मोल ओजोनाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रूम तापमान पर, जबकि ओजोनाइड स्थायी होता है और एग्जिस्ट करता है। बहुत हाई लेवल पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिविम की बात कर लेता है जेई एडवांस में, लेकिन जेई एडवांस में आजकल वैसे सवाल आने बंद हो गए। पहले आज से 5 साल पहले वैसे सवाल आते थे जब यहाँ पर किरेल केंद्र की बात कर लेता था और कितने तरह के यहाँ पर ओजोनाइड बन सकते हैं उसकी बात कर लेता था। अपन को उतना नहीं सीखना है, आता ही नहीं है तो क्यों सीखें, ठीक है ना, मतलब पेपर में नहीं आता तो क्यों सीखें, बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो आपको बस यहाँ पर जल अपघटन कर देना है। क्या कर देना है, जल से अपघटन कर देना है। जल अपघटन करते ही यहाँ पर किस में बदल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O में, और यहाँ पर भी ये किस में बदल जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, और ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसको कौन ले जाएगा, जिंक ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये बंध टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और इसको आप ऐसे भी तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ये C डबल बॉन्ड O इसके फेवर में टूटा, ठीक है, थोड़ा तमीज से लिखते हैं समझ में आ जाएगा, 1 मिनट रुको। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। सबसे पहले तो देखो ये वाला बंध जो है वो इसके फेवर में टूटेगा, ये वाला बंध जो है वो इसके फेवर में टूटेगा, और ये वाला बंध जो यहाँ से ये बंध फ्री हो रहा होगा, ये तो टूट ही चुका है, ये वाला बंध फ्री होगा, उसको कौन ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में ले जाएगा। तो यहाँ से तो C डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बन गया, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको, और साथ में क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। इस तरह से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, और अगर यही ऑक्सीडेटिव वाला होता तो इन कार्बोनिल यौगिकों का फर्दर ऑक्सीकरण हो जाता। ये मैकेनिज्म चलता है इसमें, बात समझ में। पहले मोल ओजोनाइड बनता है, फिर मोल ओजोनाइड क्योंकि अस्थायी होता है तो वो टूट के ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड के जल अपघटन से हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, और अगर अपन ऑक्सीकरण वाला करेंगे तो कार्बोनिल यौगिक का ऑक्सीकरण करके हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होने वाला है। ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से मैकेनिज्म ओजोनलिसिस का चलता है, जो कि अपने लिए काम का नहीं है, ठीक है। आओ बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि सारा खेल तो एग्जांपल्स का ही है। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने को कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हालांकि एग्जांपल तो वही हो गए जो मैंने आपको शुरुआत में 1 2 3 एल्कीन लिखी थी और एल्काइन लिखी थी, बस अब तो मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जाम्पल करा रहा हूँ। आपको ट्राई करना है, आपको तोड़ना सिखा रखा है मैंने, किस तरह से तोड़ोगे। पाइबंद को तोड़ो, इधर ऑक्सीजन है ना, और अपचायक वाला है तो फिर अल्डिहाइड तक जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन वाला है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तक, और अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो फिर वो CO2 तक जा सकता है, ठीक है। बहुत ही लल्लू प्रकार की रिएक्शन होती है, खुद से ट्राई करें। ये मैंने ये डबल कोमा का मतलब ये है कि ये वाला आइटम यही है, ये वाला आइटम, अबे पता है, हाँ ठीक है।
पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता जिनको उनके लिए बताया था मैंने, तो जिनको पता है उसके लिए बहुत बढ़िया। पहले ये 3 एग्जाम्पल ट्राई करें, फिर और एग्जाम्पल्स देते हैं। पोस्ट करके ट्राई करना है। तो आपने ट्राई किए होंगे, आपने क्या किया, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बन रहा है आपका 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। और अगर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीकरण संभव है तो CO2 भी बनेगी। तो यानी कि ऑक्सीकरण ओजोन लिसिस से CO2 तक अपनी कहानी जाने वाली है इसके लिए। फिर आपने सेकंड वाला ट्राई किया होगा, इधर ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बन रहा है बेटा इथेनल, और साथ में क्या बन रहा है मिथेनल, है ना, IUPAC नाम याद होने चाहिए। फिर इथेनल का ऑक्सीकरण करोगे तो इथेनल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा इथेनोइक एसिड, और फॉर्मिक मिथेनल का ऑक्सीकरण करोगे तो कहाँ तक जाओगे CO2 तक। इसी तरह से यहाँ पर O, तो 2 मोल क्या बन जाएंगे आपके इथेनल, और इसी का ऑक्सीकरण करोगे दोनों का तो कहाँ पे जाओगे इथेनोइक एसिड तक। यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। हाँ भाई, लिख लिया होगा आपने, 3 एग्जाम्पल हो गए, और देख लेते हैं। चलो एक चीज़ और बताते हैं आपको। यहाँ पर ये ओजोनोइड स्थायी होता है, साथ के साथ अपन इसका पृथक्करण कर सकते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको सेपरेट किया जा सकता है। बहुत पहले के सवालों में ऐसा सब कुछ आता था कि यहाँ पर इसकी त्रिविम रसायन की बात होती थी, एक से अधिक ओजोनोइड बनने की संभावनाएं होती थी, तो उन सबका पृथक्करण करने की संभावना भी होती थी। अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं, इसलिए अपन उतना तवज्जो नहीं दे रहे, और ये अत्यधिक अस्थायी होता है, ये तो थोड़ी सी देर के लिए बनता है, तो इसका पृथक्करण करना तो असंभव है, इसका पृथक्करण नहीं किया जा सकता, जबकि ओजोनोइड का पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, ठीक है। अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बता रखा है मैंने। मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें लिख देता हूँ रिएक्शन के बारे में, शॉर्ट नोट्स में वो सब होना चाहिए और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। वही चीज़ दोहरानी है आपको, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव वाली, ट्राई करते रहे। खूब सारे सवाल है, सवालों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बस आप ईमानदारी से करते रहे, मक्कारी ना करें। 3 सवाल और लिख दिए हैं, और मैं इधर लिख देता हूँ, आप इसको ट्राई करें। हाँ भाई, ये ट्राई कर लिए होंगे आप लोगों ने, पोस्ट करके ट्राई कर लें ये 4th 5th 6th। आपने क्या किया होगा, इधर ऑक्सीजन क्लीव करना, अपने को बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पर रिडक्टिव वाला कराना है, रिडक्टिव वाले में तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, सीधे आप क्या कर देते हो, इस तरीके से आप दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देते हो। एक तरफ से बन गया एसीटोन, एक तरफ से बन गया आपका, बताओ क्या बनाइए, क्या बनाइए, इथेनल, ठीक है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण संभव है नहीं, इथेनल का है, वो किस में चल जाएगा, इथेनोइक एसिड में। बात समझ में आती है। इस एल्कीन को तोड़ूंगा, इधर ऑक्सीजन लगाऊंगा, क्या बनेंगे, दोनों कीटोन बनेंगे। जब भी सम्मित एल्कीन आएगी तो 2 प्रोडक्ट एक जैसे बन जाएंगे। कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण संभव है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी यही का यही उत्पाद लिख दूंगा। फिर यहाँ पर बात करूँगा तो अब की बार रिंग में है तो इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन पे क्या बनने की संभावना आ गई, एल्डिहाइड बनने की संभावना आ गई, तो ये दोनों तरफ एल्डिहाइड बना दिया। और अगर मैंने इसका ऑक्सीकरण फर्दर करा दिया तो यहाँ से ये एसिड में चले जाएगा और ये भी एसिड में चले जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1,6 वाला एसिड है। बताओ ओम्स गैप्स में से किस में लाई करेगा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 4 एन की वैल्यू आ रही है। ओम्स 0 1 2 3 4 ओम्स गैप्स। एडिपिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड है ये, ठीक है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6
डाइओइक एसिड या फिर इसको एडिपिक एसिड भी बोल सकते हैं। ओम्स गैप्स वाली बात आपको बताई थी, नहीं याद तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी मर्जी, आपको याद हो तो ठीक है। 7 से लेकर 10 तक पोज करके ट्राई करो, 7 से लेकर 10 तक पोज करके ट्राई करो। आज की क्लास पूरी ओजोनीकरण के नाम है, ठीक है। अगली क्लास में अभी ऑक्सीकरण और पढ़ते ही जाएंगे अपन एल्कीन एल्काइन का। मेरे पे छोड़ दो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, गारंटी है। यहाँ पे आपने क्या रहा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कर दिया होगा। जिंक दे रखा है, यानी कि मुझे कौन सा करवाना है, अपचायक वाला करवाना है, तो यहाँ पे अपचायक वाला करा दो। ऊपर तो कीटोन, नीचे एल्डिहाइड आ जाएगा। ऑक्सीकरण वाला होता तो इसका एसिड बन जाता, वो कीटोन का कीटोन ही रहता, ठीक है। और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी ट्राई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आपकी ईमानदारी आपके हाथ में, ठीक है। यहाँ पर 2-2 पाइबंद दिए हुए हैं, तो दोनों को तोड़ेंगे। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ये वाला पूरा टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये वाला पूरा टुकड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, ये इतना टुकड़ा अलग हो जाएगा, और इसको देखूँ तो ये पूरा का पूरा टुकड़ा अलग हो जाएगा। 2 टुकड़ों में बट गया वो, तो 2 टुकड़ों में बट गया तो उसको वैसे के वैसे निकाल लो ना। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O HH। बात समझ में आती है? बस दोनों तरफ से मैंने जितने पाइबंद आ रहे होंगे मैं सबको तोड़ दूंगा ओजोनोलिसिस द्वारा, ओजोन के द्वारा सबका जल अपघटन कर दूंगा मैं, ओजोन से अपघटन कर दूंगा मैं सबका, ठीक है। पोज करके आप ये ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है ना, यहाँ से इसको तोड़ दिया, यहाँ से इसको तोड़ दिया, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। क्या बन रहा है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने हिस्से बन रहे हैं, 2 हिस्से बन रहे हैं कि ऊपर और नीचे का दोनों का ही सेम है, ठीक है ना। 10वें का आंसर ही आ गया। और एग्जांपल देखो आप, ट्राई करो, जितने पाइबंद हो सबको तोड़ दो। इस यौगिक का नाम पता है क्या? इस यौगिक का नाम वेरी फेमस मेसिटिलीन। सर हमें तो ऊपर वाले का ही नहीं पता। भाई ऊपर वाला तो टोलुइन है। क्या ये टोलुइन, ये याद होने चाहिए नाम सारे के सारे। वो आपसे सीधे सीधे बोल देगा मेसिटिलीन का ऑक्सीकरण कराने पर, अपचायक ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण बोल रहा हूँ, अपचायक ओजोन अपघटन कराने पर, टोलुइन का ऑक्सीकरण ओजोन अपघटन कराने पर क्या बनेगा। तो आपको पता ही नहीं है टोलुइन क्या होता है, मेसिटिलीन क्या होता है, तो फिर गए काम से। बात समझ में आ रही है? 3 एग्जाम्पल और लिखे, इसको भी ट्राई करो, और लिखेंगे एग्जाम्पल्स। अभी तो ये मैंने आपको अभिकारक से उत्पाद बनाना सिखाया है ना। इसका रिवर्स भी करेंगे, रेट्रो ओजोनोलिसिस भी पढ़ेंगे। आपको उत्पाद दिए होंगे, उससे अपन को अभिकारक बनाने रहेंगे। कुछ भी नहीं है, जैसे तोड़ा है वैसे जोड़ना रहेगा। तो ये आपने ट्राई किया होगा। कितने कट लगेंगे? 3 कट। ये काटा, ये काटा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लगा दिया, ठीक है। कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? तीनों के तीनों सेम हिस्से दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। नाम तो आपने बताने की रखी ही नहीं है। 3 मोल, बताओ नाम बताओ इसका। 2 कार्बन है, दोनों पे एल्डिहाइड है, इथेन 1,2 डाई-अल। क्या होगा? इथेन 1,2 डाई-अल, 3 मोल बनेंगे। फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों टुकड़े सेम नहीं आएंगे, यहाँ पर 2 टुकड़े सेम आ जाएंगे। एक तो ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा सेम आ जाएगा। लेकिन इस वाले टुकड़े में यह CH3 भी देखने को मिल सकता है। मिल क्या सकता है? आ ही रहा है, मतलब 2 तो ये बन गए, और एक टुकड़े पे क्या बना है? यहाँ पर CH3 लगेगा, ठीक है। CH3 COOH, ठीक है। तो एक तरफ कीटोन, एक तरफ एल्डिहाइड, और इसमें दोनों तरफ एल्डिहाइड बना है। बात समझ में आती है?
फिर ये वाला आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो अभी भी। ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, ये वाला हिस्सा और ये वाला, तीनों के तीनों सेम बन रहे हैं। तीनों में ही क्या हो रहा है, एक तरफ एल्डिहाइड आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, आपका कीटोन वाला समूह आ रहा है। तीनों सेम बन रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लो, चेक कर लो। इस एग्जाम्पल को ट्राई करो। और इसको ट्राई करो। पहले थ्योरी पढ़ा दी, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स और आपकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है ना। किसी किसी क्लास में 2-2, 3-3 रिएक्शन हो जाती है, तो जस्ट रिएक्शन के बाद ही एग्जाम्पल करा देता हूँ। किसी में ऐसा होगा कि दोनों तीनों रिएक्शंस को कंबाइन करके एग्जाम्पल करा दूंगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने ये ट्राई किया होगा। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है बच्चे से, बच्चा क्या करता है, इसका ओजोन अपघटन कर देता है और खुशी खुशी यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये, एक उत्पाद ये, एक उत्पाद ये, यानी कि वो क्या बना के आता है, 2 मोल तो ये बनाता है और 1 मोल ये बनाता है, और खुश होकर बैठ जाता है और एग्जाम में -1 नंबर लेके आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये बनाया है तो साथ के साथ आपको इसकी अन्ना संरचना भी देखनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ हर बेंजीन की संरचना वाले के लिए आपको अन्ना संरचना बना के देखनी है। अभी तक मैंने जितने भी बेंजीन वाले एग्जाम्पल कराए हैं उसमें आप कैसे ही अन्ना संरचना बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पर अब फर्क पड़ेगा। ये क्या है, पहले तो नाम बताओ। ऑर्थोजाइलिन नाम है इसका, ठीक है। यहाँ पर अंदर ही अंदर आप पाईबंद को घुमाओगे तो यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई आ जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर इसका घुमा के लिखा, फिर वापस काटा, तो आपको देखना अब की बार अलग टाइप के उत्पाद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला उत्पाद और ये वाला उत्पाद तो रिपीट हो गया है, ये दोनों, तो यहाँ पर इसकी संख्या 3 हो जाएगी। एक तो यहाँ से आ रहा था, 2 यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर अलग ही तरह का उत्पाद बनाया है जिसमें दोनों तरफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, कीटोन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक और तरह का उत्पाद कौन सा बनेगा, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अंधे बच्चे की तरह ना देखें, आंखें खुली रख के देखनी पड़ेगी। अंधा बच्चा भी चीख चीख के इसके बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को घुमाने की कोशिश करता है, तो आपको भी घुमाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? यहाँ पर देखो, ट्राई करो एक बार पोज करके इसको। यहाँ पर अपचायक वाला दिया हुआ है ओजोन अपघटन। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है, जब भी बेंजीन वाला है तो आपको उसके अंदर क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को अंदर ही अंदर रेजोनेंस करा के भी देखो, क्या पता कुछ नई संरचना बनने का मौका मिल रहा हो, तो उसको ना छोड़े। इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ऐसे ही इसको काटूंगा, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। कहाँ तक लेके जानी है कहानी को, कार्बोनिल समूह और डाइकीटोन तक, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्काइन लगा हुआ है, यहाँ पे एल्किन, तो डाइकीटोन तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, यानी कि अपचायक ओजोन अपघटन होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरफ से तो CH3 CHO और इस तरफ से बनेगा CHO CH2 COO COO CH3। अगर यहीं पे आपको क्या दिया होता बेटा, यहाँ पर आपको ऑक्सीकारक करके दिया होता तो यहाँ पर OH आ जाता, यहाँ पर OH आ जाता, ये वाला बंद भी टूट जाता, COH आ जाता और CH3 COH आ जाता, ठीक है। अगर आपको, मैं तो दे ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप क्या करो, ऑक्सीकरण वाला भी करके देखो। यहाँ पे आपका अपचायक ओजोन अपघटन तो आ ही गया, उसके उत्पाद आएंगे। ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, ऑक्सीकरण ओजोन अपघटन पे क्या उत्पाद बनेंगे। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। जगह थोड़ी लंबी कर लेते हैं, मैं तो इसी से चलूँगा। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, सबसे पहले तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा और किस में बदल जाएगा, ये इथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा। प्लस
यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर H आ रहा है इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो C डबल बॉन्ड वाला था, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और ये वाला बंद भी टूट जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आने वाला है COOH CH2 COOH, ठीक है। फिर उसके बाद एक CH3COH और आ जाएगा, तो इसको 2 कर देता हूँ मैं। तो ऑक्सीडेटिव करोगे तो ये आएगा और आप रिडक्टिव करोगे तो ये उत्पाद देखने को मिलेंगे। ये तो थे जब आपको एल्कीन, एल्काइन या किसी भी प्रकार के बेंजीन वाले यौगिक दे दें तो उसका ऑक्सीकरण या फिर अपचयक ओजोन अपघटन करने पर क्या उत्पाद बनते हैं। अब मान लो आपको ये उत्पाद दे दें और आपसे पूछे कि बताओ कौन से अभिकारक से बना होगा और 4 ऑप्शन दे दें, तो किससे करोगे उन सवालों को, है ना। वो भी तो मुद्दे वाली चीज़ है। तो उस तरह के सवालों को कैसे करते हैं देखते हैं। आप खुद ट्राई करना एक बार। जैसे मान लो A यौगिक है और उसका O3 जिंक H2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एसीटोन प्लस एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसीटोन प्लस एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो A क्या होगा। अब इन तरह के सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो A, B, C, D ऑप्शन का ओजोन अपघटन करके देख लो। हाथों हाथ ओजोन अपघटन काट के उसको देख लो, जिससे एसीटोन और एसीटल्डिहाइड आ जाए। उससे बेहतरीन तरीका नहीं है, वो तुरंत आपको आंसर दे देगा। उसमें सोचने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप फटाफट ओजोनीकरण करोगे, उसका काट के देखोगे, जिससे एसीटोन और एसीटल्डिहाइड आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो वो हो गया, आसान तरीका। मेरी बात समझ में आ रही क्या। दूसरा तरीका क्या है, आप एसीटोन बनाओगे, आप खुद भी ट्राई कर रहे होंगे शायद, और आप एसीटल्डिहाइड बनाओगे। ये एसीटल्डिहाइड होता है, ठीक है। और यहाँ से इसको वापस से जोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि तोड़ के तो ये बना होगा। तो यहाँ पर आप क्या बना के आओगे, ये आप देखोगे तो इसको तोड़ा होगा इस तरीके से, तो ये बना होगा। तो इसको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा। जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दो, वहाँ से एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। आपको बात समझ में आती है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसको कुछ लोग रेट्रो ओजोनोलिसिस के नाम से पढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कुछ नहीं लेना देना है अपने को, फिर भी लिख लो रेट्रो ओजोनोलिसिस, मतलब उल्टा ओजोनीकरण, है ना, उल्टा कर रहे हैं अपन उसका। सिंपल है। रेट्रो ओजोनोलिसिस का जो चिन्ह होता है, यहाँ पर आप देखो, जब भी आप रिएक्शन उल्टी चलाते हो तो रेट्रो का हमेशा चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है ना। मतलब इधर से चालू हो रही है अभिक्रिया, लेकिन ये उत्पाद है और वो जो है अभिकारक है, ठीक है। O3 जिंक पानी, अगर मैंने ऐसा एरो लगाया होता तो इधर अभिकारक और उधर उत्पाद होता। अगर आपको ऐसा एरो लगा के दे दिया तो इसका मतलब रेट्रो की बात कर रहा है, ये उत्पाद पहले से बना के दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको अभिकारक फाइंड करना है। यहाँ पर बात समझ में आती है, क्या फाइंड करना है, अभिकारक फाइंड करना है। करो तो फिर अभिकारक फाइंड करके बताओ। इसके लिए दिमाग लगाओ। सर वो तो है ही नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग तो दिमाग है। हाँ भाई ट्राई करो। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सदस्य की अगर मैं वलय बना दूँ, इसको और इसको आपस में जोड़ दूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसको काट के देखो आप, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया, बस खत्म हो गया है। तो उल्टा ही तो सोचना है। और सबसे आसान तरीका क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, काट के देख लो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ए बताना है आपको जिससे ये 2 उत्पाद मिले, और कैसे मिले, 2:1 के अनुपात में मिले। 2:1 का अनुपात है, हो सकते हैं 4 मोल हो, ये 2 मोल हो, ये 2 मोल हो, ये 1 मोल हो, ये 8 मोल हो, ये 4 मोल हो, इस तरह का रेशो होगा। तो 2:1 के उत्पाद में मिला है। और कैसे मिला है, अपचयक ओजोन अपघटन से मिला है। तो ए क्या होगा,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का फुल्का दिमाग लगाओगे हो जाएगा सवाल। किस यौगिक के ओजोन अपघटन से ये उत्पाद प्राप्त हुआ होगा जिसका रेशो 2:1 आया होगा? मतलब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। इससे एक और बेहतरीन है, वो भी करा दूंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इधर देखो आप भैया, ये तो 1 मोल है, अब 2 मोल की कहानी है और जो मुझे बतानी है, ये 2 मोल इस तरह से सेट कर लिए, ये पाइबंद बन जाएगा, यहाँ से भी पाइबंद बन जाएगा। ओवरऑल देखूंगा तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, ये कार्बन जुड़ जाएंगे, ये कार्बन जुड़ जाएंगे। तो आंसर आ गया, ए ये है, ठीक है। ए क्या है? ये है, क्या नाम है इसका? ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। ए हमारा ब्यूटा 1,3 डाइइन है। इधर से काटोगे, इधर से काटोगे तो ये उत्पाद बन जाएगा, ये 2 मोल बनेंगे CHO और 1 मोल क्या बन जाएगा हमारा, क्या बोलते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइयल। एक और क्वेश्चन करो, अब वो वाला खुद करना भाई, ठीक है ना, आलस नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे। ये है, अब देखो पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा एरो पहले मैंने बताया था, इधर वे उत्पाद बना के दे सकता था, अभिकारक पूछ सकता था, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। HCHO और CH2 डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब की बार 1:1 के रेशो में, यानी कि 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। दिमाग लगाओ, कैसे सेट करोगे जिससे ये पूरे के पूरे दोनों जुड़ के आपस में एल्कीन बन जाए। ये पूरी की पूरी ए जो है वो एल्कीन है, तो ये कैसे जोड़ोगे कि ये एल्कीन बन जाए? दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया, IIT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के कछु ना मिल लो, ठीक है। तो दिमाग लगाया होगा, जितना होगा उतना ही लगाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि सर इधर वो कर लो, इधर ये कर लो, तो भैया ये तो 2 इस्तेमाल कर लिए, ये 1 इस्तेमाल कर लिया, ये तरीका नहीं लगेगा, क्योंकि 1:1 की बात चल रही है। ये भी 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए, 1-1 से तो पल्ले पड़ नहीं रहा। कुछ बच्चों ने ऐसे दिमाग लगाया होगा कि सर एक काम करो, यहाँ पर CH2 रख लो, उधर वाले को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जब बोल रहा हूँ ए क्या है, एल्कीन है, तो कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको भी 2 बार लिखेंगे और इसको भी 2 बार लिखेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये गया, ये गया, ये गया, मेंटेन भी हो गया, रेशो भी 1:1 मेंटेन हो गया। मैंने क्या बोला था, 2 मोल भी ले सकते हो, 4 मोल भी ले, दिमाग, यही तो दिमाग है भाई, इतना सही तो लगाना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बादाम खाया करो। सर महंगी, अरे महंगी क्या महंगी, 1 2 3 4 5 6 कितनी एल्कीन आ रही है? हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, ये आ गया आपका ए, समझ गए? ए क्या है? हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। सर ये नाम कैसे लिखा? जाके IUPAC का लेक्चर देखो, बात समझ में आई, सिंपल सा सवाल था। तो आज के लेक्चर में अपन ने पूरा का पूरा क्या पढ़ा है, ओजोनीकरण पढ़ा है, शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ा है, मैकेनिज्म का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, शॉर्टकट लगाओ आंसर पाओ, सिंपल सी बात है ना। आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अपचायक वाला दिया है या फिर ऑक्सीकरण वाला दिया है। अगर वहाँ चूक गए तो फिर तो आंसर गलत आएंगे, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।